ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। दुनिया की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है, हर साल करोड़ों डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। हाँ, जो कि आम बात है बड़ी कंपनियों के लिए। बिल्कुल। लेकिन जब टैक्स देने की बारी आती है ना, तो वो लीगली जीरो इनकम टैक्स पे करती है। सुनकर लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा स्कैम है। राइट। लेकिन असल में ये कोई स्कैम नहीं है, बल्कि सिस्टम का एक लूप होल है। और आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन इसी सिस्टम के अंदर झांकना है। बिल्कुल। मतलब जब हम किसी देश की इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं, तो उसे एक विशाल कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह इमेजिन करना सबसे आसान होता है। एक ऐसी मशीन जिसमें करोड़ों पुर्जे लगे हैं। और वो लगातार चल रही है। हाँ, लेकिन इस मशीन को कंट्रोल कौन करता है? इसका स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है? आज हम जिन सोर्सेज को एनालाइज कर रहे हैं ना, वो हमें इसी स्टीयरिंग व्हील के बारे में बताते हैं, जिसे फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम उस विशाल मशीन वाली एनालॉजी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो फिस्कल पॉलिसी असल में सरकार के हाथ में वो कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसके जरिए मुख्य रूप से स्पेंडिंग और टैक्सेशन का इस्तेमाल करके देश की मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को प्रभावित किया जाता है। अच्छा, तो मतलब ये महज पैसा खर्च करने या टैक्स वसूलने की कोई बोरिंग अकाउंटिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तय करता है कि पूरी इकोनॉमी किस दिशा में जाएगी। तो अगर हम इस मशीन का हुड खोलकर अंदर देखें, तो इंजन काम कैसे कर रहा है? तो इस इंजन को चलाने के लिए मुख्य रूप से 4 गियर्स होते हैं। पहला गियर है एक्सपेंडिचर पॉलिसी, यानी सरकार का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जा रहा है या एजुकेशन और हेल्थ केयर पर? एग्जैक्टली। दूसरा गियर है टैक्सेशन पॉलिसी, मतलब सरकार के पास पैसा वापस कैसे आ रहा है। इसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या जीएसटी जैसे रेवेन्यू चैनल शामिल होते हैं। अच्छा, मतलब पहला गियर पैसे के जाने का है और दूसरा पैसे के आने का। बाकी दो गियर्स क्या करते हैं? तीसरा गियर है इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट, जिसे हम एसेट मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। कि सरकार अपनी मौजूदा संपत्तियों को कैसे मैनेज करती है। हाँ। और चौथा गियर बहुत क्रिटिकल है, डेट सरप्लस मैनेजमेंट। मतलब अगर खर्चे कमाई से ज्यादा हो जाएं, तो उस गैप या शॉर्टफॉल को फाइनेंस कैसे किया जाए। ये तो बिल्कुल एक आम परिवार के बजट जैसे ही लग रहा है। बिल्कुल वैसा ही है। मतलब माता पिता भी तो यही तय करते हैं कि घर सही से चलाने के लिए कितना कमाना है, बच्चों की पढ़ाई पर कितना खर्च करना है, और अगर कार लेनी है तो लोन कहाँ से लेना है, राइट? हाँ, लेकिन एक बात बताइए, सरकार इन चारों गियर्स को घुमाकर हासिल क्या करना चाहती है? बहुत अच्छा सवाल है। इन गियर्स का इस्तेमाल करके सरकार 3 डायल्स को सेट करती है, जो कि हमारे असल आउटकम्स हैं। ओके, वो कौन से हैं? पहला डायल है प्रमोट ग्रोथ, यानी देश की तरक्की के लिए सही जगहों पर रिसोर्स एलोकेशन करना। दूसरा डायल है मेंटेन स्टेबिलिटी। ये तो बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, क्योंकि इसी से इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल में रखा जाता है। और तीसरा डायल है रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम, ताकि सोशल प्रोग्राम्स के जरिए समाज के हर तबके में इक्विटी बनी रहे, अमीर गरीब की खाई बहुत ज्यादा ना बढ़े। वाह! अब जब हमें मशीन के गियर्स और डायल्स समझ आ गए हैं, तो ये सोचना दिलचस्प है कि अलग-अलग मौसम में ये मशीन कैसे बिहेव करती है। मौसम से आपका मतलब इकोनॉमी की हालत से है, राइट? हाँ, मान लीजिए अर्थव्यवस्था बहुत सुस्त पड़ गई है, कोई मंदी आ गई है, या फिर इसका उल्टा, इकोनॉमी बहुत तेजी से भाग रही है और ओवरहीट हो रही है। सरकार उस वक्त क्या करती है? What's fascinating here is कि ये बिल्कुल किसी स्मार्ट थर्मोस्टैट की तरह काम करता है, जिसे हम इकोनॉमिक्स में साइक्लिकल स्ट्रैटेजी कहते हैं। थर्मोस्टैट, वो कैसे? जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है और डिमांड गिर जाती है, तो सरकार एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाती है। मतलब ग्रोथ को पुश करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। इस पॉलिसी में सरकार अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है, जैसे नए हाईवेज बनाना शुरू कर देना, और टैक्सेस कम कर देती है। अच्छा, ताकि लोगों के हाथ में पैसा बचे। हाँ, लोगों और कंपनियों के हाथ में ज्यादा पैसा बचता है, वो खर्च करते हैं और इकोनॉमी का पहिया फिर से घूमने लगता है। जैसे 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद पूरी दुनिया ने यही एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाई थी। लेकिन अगर इकोनॉमी बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, मतलब लोगों के पास बेतहाशा पैसा आ जाए और महंगाई आसमान छूने लगे, तब क्या ये थर्मोस्टैट एसी चालू कर देता है? एकदम सही। तब सरकार कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का गियर लगाती है। ओके, इसका मेन मोटिव क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। सरकार अपनी स्पेंडिंग घटा देती है और टैक्सेस बढ़ा देती है, ताकि मार्केट से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी सोख ली जाए। कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है इसका? हाँ,
1970s और 80s में यूएस में जब महंगाई बेकाबू हो गई थी, तब उन्होंने इसी पॉलिसी का सहारा लेकर इकोनॉमी को ठंडा किया था। पर इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी तो है। कैसा रिस्क? अगर सरकार ने गलत समय पर गलत पॉलिसी लगा दी तो इकोनॉमी क्रैश भी हो सकती है ना? यही तो फिस्कल पॉलिसी का सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर पॉलिसी प्रो साइक्लिकल हो जाए, प्रो साइक्लिकल मतलब जो मौजूदा स्थिति को और तेज कर दे, अगर ऐसा हुआ तो तबाही आ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर इकोनॉमी पहले से ही बूम पर है और सरकार और ज्यादा एक्सपेंशनरी पॉलिसी ले आए तो एसेट बबल्स बन जाएंगे। मतलब प्रॉपर्टी और शेयर्स के दाम अवास्तविक रूप से बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, जो बाद में बुरी तरह फूटेंगे। इसलिए समझदार रणनीतियां हमेशा काउंटर साइक्लिकल होती हैं। यानी बूम के वक्त थोड़ा ब्रेक लगाना और मंदी के वक्त स्टिमुलस देना। एकदम सही। लेकिन क्या हर बार जब इकोनॉमी में कोई हलचल होती है तो संसद में बैठकर नया कानून पास करना पड़ता है? ये तो बहुत धीमा प्रोसेस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिसी 3 तरह की होती हैं। पहली है डिस्क्रिशनरी, जहां स्थिति देखकर जानबूझकर नए कानून बनाए जाते हैं। और दूसरी है नॉन डिस्क्रिशनरी। लेकिन तीसरी और सबसे स्मार्ट कैटेगरी है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। ये ऑटोमेटिक कैसे काम करते हैं? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेस। मान लीजिए इकोनॉमी बूम पर है, लोगों की सैलरी तेजी से बढ़ रही है। हाँ, सबकी अप्रेजल अच्छी हो रही है। राइट। तो जैसे ही उनकी इनकम बढ़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हायर टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे। सरकार को बिना कोई नया कानून बनाए ज्यादा टैक्स मिलने लगेगा। अरे वाह! और लोगों के हाथ में खर्च करने लायक पैसा थोड़ा कम हो जाएगा। बिल्कुल। और ओवरहीट हो रही इकोनॉमी खुद ब खुद थोड़ी कूल डाउन हो जाएगी। ये तो वाकई एक ब्रिलियंट मैकेनिज्म है। लेकिन एक बात बताइए, इतने बड़े देश का इतने सारे गियर्स, टैक्सेस और खर्चों का हिसाब किताब एक जगह रखा कैसे जाता है? हवा में तो काम होता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ये सारा हिसाब सरकार के मास्टर लेजर में रखा जाता है, जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या आम भाषा में बजट कहते हैं। अच्छा, जो हर साल आता है। हाँ, भारतीय संविधान का आर्टिकल 112 ये अनिवार्य बनाता है कि हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ये पूरा कच्चा चिट्ठा संसद में पेश हो। इसे तैयार करने की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की होती है। तो इस लेजर के पन्ने कैसे बंटे होते हैं? इसे समझने के लिए हमें इसे 2 मुख्य हिस्सों में बांटना होगा, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। ओके, रेवेन्यू बजट में क्या होता है? रेवेन्यू बजट सरकार के डे टू डे ऑपरेशंस को देखता है। इसमें जो रिसीट्स या कमाई आती है वो टैक्स और नॉन टैक्स सोर्सेज से आती है। नॉन टैक्स सोर्सेज मतलब? जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, ग्रांट्स या फीस। सबसे बड़ी बात, ये रिसीट्स सरकार पर कोई फ्यूचर लायबिलिटी नहीं बनाते। अच्छा, और इसके खर्चे? इसका जो एक्सपेंडिचर है वो रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे सैलरीज, सब्सिडीज, पुरानी उधारी पर इंटरेस्ट पेमेंट्स या डिफेंस का मेंटेनेंस। इन खर्चों से कोई नया एसेट नहीं बनता। समझ गई। और कैपिटल बजट में क्या होता है? कैपिटल बजट पूरी तरह से एसेट्स और लायबिलिटीज का गेम है। इसके रिसीट्स में वो पैसा आता है जो या तो डेट क्रिएटिंग होता है, जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन्स लेना। बिल्कुल, या फिर नॉन डेट क्रिएटिंग होता है, जैसे किसी सरकारी कंपनी या पीएसयू का शेयर्स बेचना, जिसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर? वो खर्चे जिससे देश में कोई ठोस चीज बने, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन, बिल्डिंग्स या शेयर्स में निवेश। अगर इसे हम अपने उसी परिवार वाले उदाहरण पर वापस ले जाएं, तो रोजमर्रा का राशन, बिजली का बिल और मेंटेनेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाँ। और अगर घर खरीदने के लिए लोन लिया गया है या कोई प्रॉपर्टी बनाई गई है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है आपकी। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम राशन भी क्रेडिट कार्ड से खरीदने लगे, जो कि बहुत लोग करते हैं। हाँ, मतलब हमारी कमाई कम हो और रोजमर्रा का खर्च ज्यादा हो जाए, तो न्यूज में हमेशा घाटे या डेफिसिट की बात होती है। क्या हमेशा डेफिसिट में रहना किसी देश के लिए बुरी बात है? ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। सैद्धांतिक रूप से 3 तरह के बजट होते हैं। पहला बैलेंस्ड, जहां रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बराबर हों। दूसरा सरप्लस, जहां कमाई खर्च से ज्यादा हो। ये इकोनॉमी को सिकोड़ता है, यानी कॉन्ट्रैक्शनरी होता है। और तीसरा डेफिसिट, जहां खर्च कमाई से ज्यादा हो। तो क्या ये हमेशा बुरा होता है? नहीं, एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए डेफिसिट हमेशा बुरा नहीं होता, बल्कि ये एक्सपेंशनरी होता है और ग्रोथ को पुश करता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा घाटा गुड कर्जा है और कौन सा बैड कर्जा? इसके लिए हमें 4 अलग-अलग डेफिसिट मैट्रिक्स को देखना होता है। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट। ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स होता है। अगर ये घाटा हो रहा है
तो इसका मतलब है कि सरकार अपनी रोजमर्रा की कंजम्पशन के लिए उधार ले रही है। यानी मेरे शब्दों में कहें तो राशन क्रेडिट कार्ड पर आ रहा है। एग्जैक्टली। और FY 2023 में भारत का रेवेन्यू डेफिसिट 4.1% था। 4.1%? ये तो खतरे की घंटी लग रही है। हाँ, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। कभी-कभी केंद्र सरकार राज्यों को ग्रांट्स देती है, जिससे राज्य कोई एसेट बनाते हैं। अच्छा। तो अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट्स फॉर कैपिटल क्रिएशन को घटा दें, तो हमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मिलता है, जो असल तस्वीर दिखाता है। लेकिन हेडलाइंस में तो हमेशा फिस्कल डेफिसिट छाया रहता है। वो क्या है? फिस्कल डेफिसिट सबसे अहम इंडिकेटर है। ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स होता है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? आसान भाषा में समझें तो ये सरकार की कुल बोरोइंग रिक्वायरमेंट है, यानी साल भर का काम चलाने के लिए सरकार को बाजार से कुल कितना पैसा उधार उठाना पड़ेगा। FY 22-23 में ये 6.4% था। और चौथा इंडिकेटर? वो है प्राइमरी डेफिसिट। ये प्राइमरी क्यों है? क्योंकि अगर हम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में से सरकार की पुरानी उधारी का ब्याज, जिसे नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज कहते हैं, उसे हटा दें तो प्राइमरी डेफिसिट बचता है। अच्छा, मतलब पिछली सरकारों का बोझ हटा दें तो? हाँ, ये हमें बताता है कि पिछली सरकारों के कर्जों का बोझ हटा दें तो मौजूदा साल के फैसलों की वजह से असल में कितना घाटा हुआ है। हमारे सोर्सेज में एक ग्राफ है जो दिखाता है कि 2020-21 के आसपास फिस्कल डेफिसिट अचानक 9.2% तक पहुंच गया था। ये तो एक बहुत बड़ा जंप था। वो कोविड-19 का समय था, एक असाधारण स्थिति थी। हाँ, खर्चे बहुत बढ़ गए थे। बिल्कुल। सरकार को हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर पर बेतहाशा खर्च करना पड़ा, जबकि टैक्स रेवेन्यू गिर गया था। सरकार हमेशा एक रस्साकशी, मतलब एक टग ऑफ वॉर के बीच खड़ी होती है। किस तरह की रस्साकशी? एक तरफ इकोनॉमी को स्टिमुलस देना है, जॉब क्रिएशन करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और दूसरी तरफ डर होता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर का। राइट। साथ ही एक बहुत बड़ा रिस्क क्राउडिंग आउट इफेक्ट का भी होता है। ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या बला है? देखिए, अगर सरकार बाजार से सारा पैसा उधार ले लेगी तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए बैंक से लोन कैसे मिलेगा? उनके लिए पैसा कम पड़ जाएगा या बहुत महंगा हो जाएगा। इसे ही क्राउडिंग आउट कहते हैं। इसके अलावा ज्यादा घाटे से अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड्स का भी डर रहता है, जिससे विदेशी निवेश रुक सकता है। तो इस घाटे को कम करने का सबसे सीधा तरीका यही है कि सरकार अपनी कमाई बढ़ाए, और वो कमाई आती है टैक्सेशन से। बिल्कुल सही कहा। टैक्स असल में एक कंपल्सरी फाइनेंशियल लेवी है, जो सरकार पब्लिक फंक्शंस और सर्विसेज को फंड करने के लिए लगाती है। हमारे पास कुछ डेटा भी है इसका। हाँ, 2021 के डेटा के अनुसार भारत का ग्रॉस टैक्स टू जीडीपी रेशियो लगभग 10.2% था। टैक्स लगाने के पीछे भी तो कोई फिलॉसफी होती होगी। ऐसा तो है नहीं कि किसी पर भी कितना भी टैक्स लगा दिया जाए। बिल्कुल। इसे टैक्स बर्डन फिलॉसफी कहते हैं, और इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है प्रोग्रेसिव, मतलब जिसकी इनकम ज्यादा उस पर टैक्स का रेट ज्यादा। हाँ, ये समाज में इनइक्वालिटी या असमानता को घटाने का काम करता है। और दूसरा है रिग्रेसिव, जहां कम इनकम वालों पर टैक्स का बोझ उनकी आय के अनुपात में ज्यादा पड़ता है। ये तो इनइक्वालिटी को और बढ़ा सकता है। बिल्कुल। और तीसरा है प्रोपोर्शनल, जहां सभी के लिए एक फिक्स्ड रेट होता है, चाहे कोई करोड़ों कमाए या हजारों। अगर हम इसे प्रैक्टिकल दुनिया में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से समझें तो डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स सीधे तौर पर किसी व्यक्ति या कंपनी की इनकम पर लगते हैं। इसका बोझ आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। अच्छा। और ये नेचर में प्रोग्रेसिव होते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो बिल में हम GST देते हैं। वो टैक्स रेस्टोरेंट मालिक सरकार को जमा करता है, पर असल में पैसा तो हमारी जेब से गया। बिल्कुल सही उदाहरण है। इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन पर लगते हैं। अब सोचिए, उसी रेस्टोरेंट में एक बहुत अमीर इंसान और एक लोअर मिडिल क्लास इंसान एक ही डिश ऑर्डर करते हैं। दोनों को उस पे 18% GST देना होगा। हाँ, अमीर इंसान के लिए वो टैक्स उसकी इनकम का बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन दूसरे इंसान के लिए वो भारी है। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस का नेचर थोड़ा रिग्रेसिव माना जाता है। एग्जैक्टली। Here's where it gets really interesting. टैक्स का कॉन्सेप्ट तो सदियों पुराना है, लेकिन जब दुनिया डिजिटल हो गई तो क्या हुआ? ये एक बड़ा शिफ्ट था। जैसे हमने एपिसोड के शुरू में उस टेक जायंट का उदाहरण लिया था। मान लीजिए गूगल या Amazon जैसी कंपनियां हैं जिनका शायद देश में कोई फिजिकल ऑफिस या सर्वर भी ना हो। फिर वो टैक्स कैसे देंगी? सरकार ने इस डिजिटल इकोनॉमी को कैसे टैकल किया? ये ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बड़ा सिरदर्द था। पहले बेसिक समझते हैं। भारत में डायरेक्ट टैक्सेस को CBDT यानी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एडमिनिस्टर करता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। हाँ, इसमें पर्सनल, कॉर्पोरेट, कैपिटल गेन्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स शामिल हैं। कंपनियों की टैक्स चोरी रोकने के लिए भारत 1987 में MAT लेकर आया था, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मैट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सी कंपनियां भारी प्रॉफिट कमा रही थीं, लेकिन अलग-अलग कानूनी छूट दिखाकर अपनी टैक्स लायबिलिटी जीरो कर देती थीं। अच्छा, तो MAT ने क्या किया? MAT ने यह तय किया कि ऐसी जीरो टैक्स कंपनीज को भी अपने बुक प्रॉफिट पर एक बेसलाइन टैक्स तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये तो उन कंपनियों की बात हुई जो फिजिकली यहाँ मौजूद हैं। जो डिजिटल दुनिया में है उनका क्या? उनके लिए ग्लोबल स्तर पर जीफा टैक्स प्रपोज किया गया। जीफा यानी गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन। आइडिया ये था कि इन कंपनियों के एक्टिव यूजर्स जहां हैं वहां इन्हें टैक्स देना चाहिए। फ्रांस ने 3% टैक्स का प्रपोजल रखा। और भारत ने? भारत ने इंतजार नहीं किया। भारत 2016 में एक बड़ा इनोवेशन लेकर आया जिसे इक्वलाइजेशन लेवी या मीडिया की भाषा में गूगल टैक्स कहा गया। ये गूगल टैक्स काम कैसे करता है? मान लीजिए कोई नॉन रेसिडेंट डिजिटल कंपनी भारत में किसी बिजनेस को $100 की डिजिटल एड सेल करती है। इस लेवी के तहत उस कंपनी के ग्रॉस रेवेन्यू पर 2% टैक्स लगेगा। यानी $2 सीधे भारत सरकार के खजाने में जाएंगे। बिल्कुल। इन तमाम रिफॉर्म्स का ही नतीजा है कि FY23 में भारत का डायरेक्ट टैक्स टू GDP रेशियो 6.08% तक पहुंच गया, जो काफी मजबूत है। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की दुनिया की बात करें तो वहां तो GST ने पूरी व्यवस्था ही पलट दी। बिल्कुल। GST ने एक्साइज, वैट, CST, एंट्री टैक्स और सर्विस टैक्स जैसे कई कॉम्प्लेक्स टैक्सों को रिप्लेस करके वन नेशन वन टैक्स का विजन लागू किया। इसके लिए 2017 में 101st अमेंडमेंट लाया गया था ना? हाँ, जिसने संविधान में अहम बदलाव किए। मुझे इसके कुछ आर्टिकल्स याद आ रहे हैं। जैसे आर्टिकल 246A ने संसद और राज्यों दोनों को एक साथ GST पर कानून बनाने की पावर दी। आर्टिकल 269A ने इंटरस्टेट ट्रेड पर IGST लगाने का रास्ता साफ किया। और एक सबसे महत्वपूर्ण था आर्टिकल 279A, जिसने GST काउंसिल की स्थापना की। एकदम सही। GST काउंसिल का स्ट्रक्चर बहुत दिलचस्प है। सेंटर और स्टेट्स के बीच तो हमेशा टकराव रहता है, तो फैसले कैसे होते हैं? इसका डिजाइन बहुत ही क्रेडिबल है। GST काउंसिल में किसी भी फैसले को पास करने के लिए 75% बहुमत चाहिए होता है। ओके। इसमें सेंटर का वोटिंग वेटेज 1/3 है और सभी राज्यों का मिलाकर 2/3 वेटेज है। मीटिंग शुरू होने के लिए कम से कम 50% quorum होना जरूरी है। मतलब ये कि ना तो सेंटर अपने दम पर कोई फैसला थोप सकता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 33.3% वोट है, और ना ही सारे राज्य मिलकर सेंटर के बिना कुछ पास करा सकते हैं। ये तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोर्स करने का सिस्टम है। एकदम सही। और इस सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए तकनीक का सहारा लिया गया है, जैसे ई-वे बिल और GSTN पोर्टल। ई-वे बिल कैसे काम करता है? अगर कोई 50,000 रुपए से ऊपर का कमर्शियल माल ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसे एक डिजिटल डॉक्यूमेंट जनरेट करना अनिवार्य है। 100 किलोमीटर की दूरी के लिए इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 दिन की होती है। इससे तो ट्रकों को रोककर टैक्स चोरी करना बहुत मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल। इसी कंप्लायंस का नतीजा है कि FY23 का कुल GST कलेक्शन 18.10 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 22% की जबरदस्त YOY ग्रोथ थी। वाओ! अच्छा, जब हम टैक्स की बात करते हैं तो इंसानी फितरत का जिक्र आना लाजमी है। हर कोई टैक्स बचाना चाहता है, लेकिन अक्सर टैक्स इवेजन मतलब चोरी और टैक्स अवॉइडेंस मतलब बचाव, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक साथ कर दिया जाता है। इनमें बुनियादी फर्क क्या है? If we connect this to the bigger picture, तो दोनों के बीच सिर्फ इंटेंट या नियत का फर्क है। टैक्स इवेजन पूरी तरह से इलीगल है। इसमें आप संपत्ति छुपाते हैं, झूठे कागजात बनाते हैं। हाँ, यहाँ सिस्टम को धोखा देने की नियत होती है। दूसरी तरफ टैक्स अवॉइडेंस पूरी तरह लीगल है। सरकार खुद चाहती है कि आप कुछ खास जगहों पर निवेश करें, जैसे PPF, NPS में पैसा डालना या होम लोन्स लेना। बिल्कुल। इन कानूनी छूटों का इस्तेमाल करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को स्मार्टली कम करना टैक्स अवॉइडेंस है। ये तो हुई व्यक्तिगत स्तर की बात, लेकिन मैक्रो लेवल पर क्या सरकार ये मापती है कि उसका टैक्स सिस्टम अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के साथ कदम मिला पा रहा है या नहीं? हाँ, और इस मेट्रिक को टैक्स बॉयंसी कहते हैं। टैक्स बोएंसी, ये परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू और परसेंटेज चेंज इन GDP का अनुपात है। मतलब अगर GDP बढ़ रही है तो टैक्स कलेक्शन कितनी तेजी से बढ़ रहा है? सही कहा।
अगर यह अनुपात 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि टैक्स रेवेन्यू जीडीपी से भी तेज बढ़ रहा है, इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ हो रही है और टैक्स बेस एक्सपैंड हो रहा है। और अगर ये 1 के बराबर हो? तो दोनों समान गति से बढ़ रहे हैं। और अगर 1 से कम है तो इसका मतलब है कि जीडीपी तो बढ़ रही है पर टैक्स नहीं, यानी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर इवेजन हो रहा है या सरकार ने टैक्स रेट्स कट किए हैं। सोर्सेज में डेटा है कि FY 2021-22 में ये 2.52 था, लेकिन 2022-23 में गिरकर 1.10 हो गया। हाँ, 2.52 एक एक्सेप्शनल रिकवरी थी कोविड के बाद, लेकिन 1.10 भी एक स्टेबल और हेल्दी रेट है। टैक्स बचाने के तो कॉर्पोरेट्स ग्लोबल तरीके भी निकालते हैं। हमारे पास 3 जोन्स का जिक्र है जहां ये लूप होल्स काम करते हैं। ये जोन्स क्या हैं? ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का सबसे उलझा हुआ हिस्सा है। जोन 1 है DTAA, यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। इसका क्या पर्पस है? इसका मूल मकसद ये था कि कोई कंपनी जो 2 देशों में ऑपरेट कर रही है उस पर एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स ना लगे। ये एग्जेम्पशन मेथड या टैक्स क्रेडिट मेथड का इस्तेमाल करता है और तय करता है कि कंपनी की रेजिडेंसी कहाँ मानी जाएगी। इंटेंट तो अच्छा है, लेकिन कंपनियां इसका गलत फायदा भी तो उठाती होंगी। वहीं से जोन 2 की पिक्चर आती है, जिसे BEPS या बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग कहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां अपने प्रॉफिट्स को हाई टैक्स देशों से शिफ्ट करके टैक्स हेवन देशों में ले जाती हैं, जहां टैक्स 0 या बहुत कम है। लेकिन वो ऐसा करते कैसे हैं? मान लीजिए एक कंपनी है, वो अपनी एक शेल कंपनी टैक्स हेवन में खोलती है और अपने सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसे दे देती है। फिर असली बिजनेस वाली कंपनी उस शेल कंपनी को भारी रॉयल्टी पे करती है। अच्छा। इससे असली बिजनेस का सारा प्रॉफिट कागजों पर गायब हो जाता है। बिल्कुल, इसे रोकने के लिए सरकारें ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स लाईं, ताकि कंपनियों के बीच के ऐसे ट्रांजैक्शंस आर्म्स लेंथ रेट यानी मार्केट रेट पर हों। और GAR भी तो है। हाँ, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, ताकि अगर कोई स्ट्रक्चर सिर्फ टैक्स बचाने के लिए बनाया गया है तो टैक्स अथॉरिटी उसे खारिज कर सके। बाप रे, ये तो चूहे बिल्ली का खेल है। और जोन 3 क्या है? जोन 3 है GMCT यानी ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। दुनिया के कई देश कंपनियों को लुभाने के लिए अपने कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स गिराते जा रहे थे। इसे रेस टू द बॉटम कहते हैं। तो इसे कैसे रोका जा रहा है? इसे रोकने के लिए ग्लोबल लेवल पर 15% का फ्लोर रेट प्रपोज किया गया है, ताकि कोई भी देश इससे कम टैक्स ना ले सके। लेकिन एक मिनट, अगर GMCT लागू हो गया तो सब बराबर हो जाएंगे। तब भारत ने जो इक्वलाइजेशन लेवी लगाई थी उसका क्या होगा? क्या वो वापस लेनी पड़ेगी? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है। ग्लोबल रूल्स में एकरूपता लाने के लिए भारत को अपनी इक्वलाइजेशन लेवी हटानी पड़ सकती है। लेकिन मान लीजिए टैक्स से भी बात नहीं बन रही है और सरकार को पैसे की सख्त जरूरत है, तो क्या सरकार अपनी संपत्तियां बेच सकती है? हाँ, और इसे डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कहते हैं। सरकार के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू के कई स्रोत हैं, जैसे पासपोर्ट या लाइसेंस की फीस। राइट, और ट्रैफिक फाइन्स, पब्लिक एंटरप्राइजेस से मिलने वाला डिविडेंड और स्पेक्ट्रम या मिनरल से मिलने वाली रॉयल्टीज। लेकिन जब सरकार अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचती है तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से 3। पहला, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, जहां सरकार थोड़े शेयर्स बेचती है पर 51% से ज्यादा कंट्रोल अपने पास रखती है। और दूसरा, मेजॉरिटी डाइवेस्टमेंट, जहां प्राइवेट सेक्टर को मेजॉरिटी कंट्रोल और मैनेजमेंट दे दिया जाता है। और तीसरा, फुल प्राइवेटाइजेशन, जहां 100% हिस्सेदारी बेच दी जाती है। लेकिन कोई भी सरकार अपनी बनाई हुई संपत्ति क्यों बेचना चाहेगी? ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इसके 5 कोर रैशनल्स या रणनीतिक कारण हैं। वो क्या है? पहला, फिस्कल स्ट्रेस को कम करना। दूसरा, सरकार पर जो भारी कर्ज है उसे चुकाना, यानी फाइनेंस डेट रिटायरमेंट। तीसरा, कंपनियों में प्राइवेट ओनरशिप और एफिशिएंसी को प्रमोट करना। और चौथा, मार्केट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करना। और 5वां, सबसे जरूरी कारण, जो सरकारी कंपनियां लगातार घाटे में चल रही हैं, उन पर टैक्स पेयर का पैसा फूकने की लायबिलिटी को खत्म करना। इतना सारा पैसा आना, इतना सारा पैसा खर्च होना और घाटे का डर, क्या कोई ऐसा नियम नहीं है जो सरकार को बेतहाशा खर्च करने या कर्जा लेने से रोकता हो? कौन सरकार का हाथ पकड़ता है? दिस रेज़ेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जवाब है FRBM एक्ट 2003, यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य देश में फिस्कल डिसिप्लिन लाना है, लेकिन इसका एक और बहुत गहरा फिलोसॉफिकल मकसद है, इंटरजेनरेशनल इक्विटी बनाए रखना।
इंटरजेनरेशनल इक्विटी का मतलब? इसका मतलब है कि आज की सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए इतना कर्जा ना ले ले कि कल की पीढ़ी को उसे चुकाने में अपनी पूरी जिंदगी टैक्स देना पड़े। संसाधनों पर आने वाली पीढ़ियों का भी हक है। बहुत गहरी बात है ये। तो इस कानून ने क्या टारगेट सेट किए हैं? इसके तहत फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 3% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही जनरल डेट को 2024-25 तक 60% ऑफ जीडीपी पर कैप करना है, जिसमें 40% यूनियन का और 20% स्टेट्स का हिस्सा तय किया गया। क्या ये टारगेट्स अचीव हो रहे हैं? कोविड के भारी खर्चों की वजह से 3% वाला टारगेट हिल गया और अब FY26 तक इसे 4.5% से नीचे लाने का नया लक्ष्य रखा गया है। और क्या सरकार इसका पालन कर रही है या नहीं, ये पता कैसे चलता है? इसके लिए बजट के साथ 3 मैंडेटेड डॉक्यूमेंट्स पेश करने होते हैं: मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ये डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि सरकार ट्रैक पर है या नहीं। क्या इस कड़े कानून में कोई इमरजेंसी एग्जिट भी है? मान लीजिए कल को कोई युद्ध हो जाए या महामारी आ जाए। हाँ, इसमें एक एस्केप क्लॉज है। नेशनल सिक्योरिटी का खतरा, वॉर या कैलामिटी के समय सरकार को अपने टारगेट से 0.5% डेविएशन की अनुमति मिलती है। इस पूरी स्टेबिलिटी को मैनेज करने में क्या हमारे सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई का भी कोई रोल है? बहुत बड़ा रोल है। आरबीआई का काम है सरकार के लिए बोरोइंग स्ट्रैटेजीज बनाना, ट्रेजरी बिल्स इशू करना और पीपीएफ या एनएससी जैसी स्मॉल सेविंग्स के इंटरेस्ट रेट्स मैनेज करना, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। और इसके अलावा कोई संस्था है? हाँ, 2010 में एक और संस्था बनी, FSDC यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसे फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं और ये आरबीआई, सीबीआई, IRDA, PFRDA सभी रेगुलेटर्स को एक टेबल पर लाता है, ताकि सिस्टम को किसी भी बड़े सिस्टमिक रिस्क से बचाया जा सके। इस पूरी बातचीत को सुनकर ऐसा लगता है कि आज हम जिस रिफाइंड फिस्कल पॉलिसी को देखते हैं वो रातों रात तैयार नहीं हुई है। इसके पीछे दशकों का इवोल्यूशन है। बिल्कुल। इसे इस मुकाम तक पहुंचाने में कई कमेटियों का योगदान रहा है। 1991 के क्राइसिस के बाद चेलिया कमेटी ने वैट और इनपुट टैक्स क्रेडिट का विजन दिया। हाँ। 2000 में केलकर कमेटी और कल्याणी मेनन सेन कमेटी ने डायरेक्ट टैक्स और एक्साइज कानूनों को आसान बनाने पर जोर दिया। और डिजिटल टैक्स के लिए? जब जब डिजिटल इकोनॉमी और टैक्स चोरी बढ़ने लगी तो 2009 में डीटीसी कमेटी और 2012 में पार्थसारथी शोम कमेटी ने GAAR जैसे सेफगार्ड्स तय किए। राइट। और फाइनली 2015 में अरविंद्र सुब्रमण्यम कमेटी ने जीएसटी के लिए रेवेन्यू न्यूट्रल रेट सजेस्ट किया और NK सिंह कमेटी ने FRBM के टारगेट्स का रिव्यू किया। 14th फाइनेंस कमीशन ने भी राज्यों का शेयर बढ़ाकर 41% कर दिया। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को एक फ्रेम में समेटने की कोशिश करें तो ये फिस्कल पॉलिसी असल में क्या है? अगर हम इन सब चीजों को सिंथेसाइज करें तो भारत की फिस्कल पॉलिसी एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है। इसे एक फिस्कल टाइट्रोप, मतलब रस्सी पे चलने की तरह देखिए। रस्सी पे चलना कैसे? एक तरफ है एक्सपेंशनरी प्रेशर, देश को तेज ग्रोथ चाहिए, बुलेट ट्रेन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में फंडिंग चाहिए, सोशल वेलफेयर करना है, कोविड जैसे अचानक आने वाले झटकों से निपटना है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए नौकरियां पैदा करनी है। ये सब आपको आगे धकेलता है। और दूसरी तरफ एक ग्रेविटी है, कॉन्ट्रैक्शनरी ग्रेविटी। आपको प्रूडेंस भी बनाए रखना है, FRBM के डेफिसिट टारगेट्स को मानना है, टैक्स बॉयंसी बनाए रखनी है, प्राइवेट सेक्टर का क्राउडिंग आउट इफेक्ट रोकना है और BEPS या GMCT जैसे ग्लोबल टैक्स इरोजन से लड़ना है। ये सब आपको पीछे खींचता है। मतलब ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। बिल्कुल। और इन दोनों ताकतों के बीच संतुलन बनाने के लिए ही सरकार के पास GST, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, एसेट मोनेटाइजेशन और FSDC जैसे टूल्स हैं। एक भी कदम लड़खड़ाया तो पूरी मशीन पर असर पड़ सकता है। आज का ये डीप डाइव वाकई आंखें खोलने वाला था। आज के इस डिस्कशन का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि जब भी अर्थव्यवस्था नाम की इस मशीन या इस टाइट्रोप वॉकर की बात होती है तो हम सब उस बड़े मैकेनिज्म का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हर बार जब कोई बाजार से रेस्टोरेंट में खाना खाता है और उस पर GST कटता है, या हर महीने जब सैलरी से डायरेक्ट टैक्स कटता है, तो सिर्फ एक घर का बजट नहीं चल रहा होता। जाने अनजाने में देश के उस विशाल मैक्रो इकोनॉमिक मशीन के गियर्स घूम रहे होते हैं। तो अगली बार गाड़ी में पेट्रोल भरवाते समय या इंटरनेट पर कोई नया विदेशी ऐप खरीदते समय ये सोचना बहुत दिलचस्प होगा कि वो चंद रुपये भारत की इस फिस्कल टाइट्रोप को बैलेंस करने में कहाँ और कैसे फिट बैठते हैं।